गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी थी और उसके बाद में हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंच गए थे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने लास्ट पे जहां रुके थे वो था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या निकल के आई थी हमारे पास, वो आई थी वी डी इक्वल्स टू ई वी एम एल और टॉ एवरेज। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी। ठीक है, और ये जो वैल्यू थी ये किसमें थी, ये स्केलर फॉर्म में थी। हम बात कर रहे हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो इस पर फोकस करते हैं एक बार। इसको भी हटा देते हैं अपन, ये अपन ने लास्ट क्लास में बात करी थी। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं सपोज कि कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहा है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यहाँ पे भाई, हो गया ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ लगा दिया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर मूव करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं कि मेरे को बोला गया किसी dt टाइम पे, किसी dt टाइम पर, कोई dt टाइम है और इस पॉइंट पर मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रॉन, मेरे से बोला गया किसी क्रॉस सेक्शन ए पर, इसका क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं। ठीक है, मेरे से बोला गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे इस dt टाइम में। किस टाइम में, dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, इस कंडक्टर की बात करें अपन, ठीक है, इस कंडक्टर की मैं बात करता हूं अगर, ठीक है, तो कंडक्टर के लिए हम बहुत पहले से बोल रहे हैं कि कंडक्टर के पास क्या है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कितने हैं, बतेरे हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए किसी कंडक्टर के अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसको हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन, और इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होती है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं कोई ट्यूब ले लेता हूं, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स 1 यूनिट है। ठीक है, तो अगर इस यूनिट की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो जैसे मैंने पहले बताया था वो किस ऑर्डर का होता है सर, वो होता है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं किसी कंडक्टर में। अब मेरे से बोला गया है, या मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैंने बोला कि मैंने एक कंडक्टर लिया है। ठीक है, उस कंडक्टर में मैंने क्रॉस सेक्शन अज्यूम किया जिसका एरिया ए है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और मैं देख रहा हूं कि किसी टाइम dt में, किसी टाइम dt में यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स पास हुए वो dt टाइम में यहां पर पहुंच गए। ये कोई दूसरा क्रॉस सेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, और कहां पहुंच गए, इस पॉइंट तक पहुंच गए ये सब इलेक्ट्रॉन्स। भाई dt टाइम की बात है, इस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गए, इस क्रॉस सेक्शन से यहां पहुंच गए। इस क्रॉस सेक्शन को 1 बोलता हूं और इसको क्रॉस सेक्शन नंबर 2 बोल देते हैं। अब अगर मेरे से कोई पूछ लिया जाए कि सर dt में कितने या dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स इससे पास होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलेंगे आप। इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं अपन। मान लीजिए कि मेरे पास एक पानी का पाइप है, एक पानी का पाइप है, इस तरीके का कोई पानी का पाइप है, और मेरे से बोल दिया जाए कि किसी टाइम में, या बोल दीजिए कि 2 सेकेंड में इस पाइप का जो नोजल है वो कितना पानी निकाल देगा, वो कितना पानी निकाल देगा। ठीक है, तो ये जितना पानी निकालेगा वो क्या, जो इसके अंदर पानी भरा है ऐसे पानी निकलेगा और इसमें भर जाएगा। उस 2 सेकंड का मैं निकाल रहा हूं, तो उस 2 सेकंड में जितना इसके अंदर पानी भर जाएगा वही पानी होगा, है ना। मैंने क्या बोला कि मेरे को चेक करना है कि इस नोजल से कितना पानी निकलेगा, तो पानी कितना होगा सर, इस वॉल्यूम के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा।
वही बात अपन यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। या इसी को मैं यहां पर देख लेता कि मेरे से बोला जाए ये बड़ा सा पाइप है और मेरे से बोला गया कि यहां पर मैंने कोई क्रॉस सेक्शन मान लिया और बहुत लंबा सा पाइप है। मेरे से बोल दिया जाए कि सर इसमें से 2 सेकंड में से कितना पानी निकलेगा, तो उतना ही निकलेगा जब मैं 2 सेकंड में नल बंद करूंगा, और जो इसकी इस तरफ जो पानी रह जाएगा वही 2 सेकंड बाद नल पानी है कि नहीं। तो सेम केस यहां पर चल रहा है। यहां पर क्या बोला गया है कि किसी dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए। अब क्योंकि ये कंडक्टर है, इसमें सब जगह इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर ऑन एन एवरेज, ठीक है। अभी डिपेंड करेगा मटेरियल टू मटेरियल, कम ज्यादा हो सकते हैं, पर ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। dt टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेके यहां तक पहुंच गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो इसके पीछे रहे होंगे, कुछ उसके पीछे होंगे, कुछ उसके पीछे होंगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन लगे रहेंगे, और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर dt टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहां सरका है, dt टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है, किस स्पीड से पहुंचेगा अगर मैं उसकी बात करूं तो सर वो vd स्पीड से मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। हमने बात करी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करता है, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा और किस टाइम पीरियड में dt में मूव कर रहा है, यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। जब ये यहां से पहुंचेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो इसकी जगह पर होगा, ठीक है। या यूं बोल दीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन dt टाइम में मूव कर रहा है, ठीक है, तो किसी टाइम पर वो इस खाली स्पेस पे होगा, फिर यहां पर आया होगा या नहीं होगा, और सब जगह इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचे होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां बीच में भी होंगे जो इधर पहुंचे होंगे, ठीक है। तो अगर किसी टाइम dt पे मैं बात करूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास हुए होंगे, तो वो किसके बराबर होंगे, सर वो होंगे जो इस एरिया में पाए जाएंगे, जो इस वॉल्यूम में पाए जाएंगे। जैसे मैंने बात करी थी अभी पाइप की, कि किसी पाइप में से, इस पाइप के इस नोजल में से या इस जगह से कितना पानी पास हो जाएगा, तो सर कितना पानी पास होगा, जो यहां पर बचा वही तो पानी पास हुआ, है ना। तो ये मान लीजिए कि 2 सेकंड में यहां से जो पानी पास हुआ वो यहां तक पहुंच गया है, जो यहां पर था यहां पहुंच गया, और जो पीछे वाला थे जो सबसे लास्ट में था वो यहां पर पहुंच गया। तो 2 सेकंड में पानी कितना इकट्ठा हुआ, इतना। तो अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन मानूं तो यहां से इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए सर, इतने हुए, इतने, है ना। और ये किसके बराबर होंगे सर, उसके वॉल्यूम के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, वॉल्यूम के बराबर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि सर क्या क्या बात हुई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कंडक्टर लिया जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, और मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं किसी dt टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो मैंने देखा कि सर ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के बराबर यहां से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करके देखते हैं। मैं निकालू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that passed cross section 1 in time dt किसके बराबर होंगे सर, ये बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस क्रॉस सेक्शन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 1 and 2। तो यहां बोल सकता हूं ये बराबर होगा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन क्रॉस सेक्शन 1 and 2, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि मिक्स एंड मैचअप ना हो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे सर इस dt टाइम में, इस 1 से, सर वो इन दोनों के जो बीच में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उतने यहां से पास होंगे। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। और यहां से निकलेंगे तो वो बीच में फंसेंगे सर, कुछ यहां से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा। तो ये जब यहां से जाएगा तो इसके पीछे पीछे जो जाएंगे वो भी इस गैप में जाकर फंस जाने वाले, अटक जाने वाले, ठीक है। और जो बीच में बच गए वही क्या है, उस टाइम पीरियड में निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं बात करूं कि कितना चार्ज पास हो जाएगा, तो मैं बात करूं चार्ज पासिंग,
यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं चार्ज पासिंग, क्रॉस सेक्शन की बात, इसी की बात कर लेते हैं। चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt। ठीक है, जो चार्ज पास हुआ है उसको मैं मान लेता हूं dq। क्या मान लेते हैं? dq। ठीक है, तो क्या होगा dq? सर अगर q की बात करें तो होता है me नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां से बोल सकता हूं मैं ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ चार्ज निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? यहां पे जैसा अगर मैं देखूं फॉर्मूला, मैंने क्या बोला, जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो फ्री डेंसिटी से अगर मैं वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे? क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए मैंने क्या करा? फ्री डेंसिटी को वॉल्यूम से। अब यहां पर वॉल्यूम कैसे आएगी सर? तो वॉल्यूम कैसे आएगी? अगर मैं देखूं कि ये जो लेंथ होगी 1 से 2 के बीच में वो कितनी होगी? सर वो लेंथ होगी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है सर? vd, और टाइम कितना है सर? dt, है ना। ये आ गई लेंथ, और लेंथ को जब मैं एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मुझे वॉल्यूम मिलता है? क्या मुझे वॉल्यूम मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं? n vd क्रॉस dt क्रॉस a। ये आ गया मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज e। बात समझ में आ रही है यहां तक? क्या कह रहा मैंने? ठीक है, तो मैंने चार्ज पासिंग का निकाल लिया, मतलब कि उस टाइम पीरियड में इस क्रॉस सेक्शन 1 में से कितने निकल रहे होंगे। तो वो सर मैंने अज्यूम कर लिए कि dq चार्जेस निकल रहे होंगे। dq यानी कि q की जो वैल्यू पढ़ते हुए आए आज तक वो क्या होता है? q इक्वल्स टू n। ठीक है, तो यही मैंने यहां पर लगाया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर n और वहां पर n में थोड़ा डिफरेंस था, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले वो कितना है? n इंटू वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर की अगर बात करें तो ये n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, पे वॉल्यूम इधर ले गया हूं मैं, है ना। तो यहां से आगे nv dt a। ये किसके बराबर है सर? ये बराबर है dq के बराबर है। किसके बराबर है? dq के बराबर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार ताकि मैं आगे का बताता हूं। कर लिया होगा? चलो, तो इसको एक बार साफ कर देते हैं अपन। कुछ बचा तो नहीं है इसमें? बचाने का नहीं बचा है। चलो आगे देखते हैं। चलो, तो लास्ट में जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसको मैं यहाँ पर वापस लिख दूं। तो मैंने लिखा था dq इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम दैट इज vd dt इंटू a इंटू इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लिख दिया था। अब अगर मैं इस dt को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, सॉरी, यहाँ बन जाएगा dq बाय dt। और ये dq बाय dt क्या होता है सर? ये होता है करंट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा? vd e n a। इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि इसको ऐसे याद करना आसान रहता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा करंट इक्वल्स टू वीना आ गया तेरा दीवाना। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास vd e n a। ठीक है, अब अपन वेलोसिटी ड्रिफ्ट की बात करें vd की, तो वो हमने क्या लिखा था सर? वो ये लिखा था हमने ev ml इंटू टॉप एवरेज। ये सबको याद होगा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी इससे पहले। ये vd की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो i हमारे पास क्या आ जाएगा सर? i हमारे पास आ जाएगा ev ml टॉप e n a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से आएगा i, मेरे पास क्या आ रहा है यहां से? सब कुछ एज इट इज रहने वाला है ना। हाँ, यहां से आएगा e स्क्वायर टॉप
ई स्क्वायर टॉ ए एन अपॉन एम एल और यहाँ आ गया v। ठीक है, अब यहाँ पे जो v है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ जो vd था वो क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनका ध्यान हमें रखना है। अगर मैं बात करूं इसको, चलो अभी पहले बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अपन छोड़ देते हैं एक बार, पहले ऊपर तक की बात कर देते हैं अपन, यहाँ तक की इसको छोड़ो, पहले यहां तक की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया किसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया है, जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमें रिक्वायर्ड था। अब अगर इसके आगे हम थोड़ी सी और बात करने की चाहूं मैं, या बात करूं मैं, तो एक चीज जो यहां से और आ जाती है, क्या आती है कि सर ये तो था स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, पर करंट सर वेक्टर फॉर्म में भी तो होता है। क्या होता है सर, करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट डेंसिटी, जिसको जे बोला था। और ये क्या होता है सर, ये करंट अपॉन एरिया होता है, करंट अपॉन एरिया। जब एरिया क्या हो, नॉर्मल हो किसके, डेंसिटी के। तो यहां से पुट कर देते हैं वी डी ई एन ए अपॉन ए। तो यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, जो डेंसिटी मेरे पास आएगी ये वेक्टर फॉर्म में है, तो यहां से आएगा वी डी वेक्टर ई एन, वी डी ई एन। मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो पहले इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन, और फिर आगे बात करता हूं इसी फॉर्मूले पे अपन, और आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, या पहले बात कर लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल पे करते हैं, ताकि डिस्टर्ब नहीं हो अपन। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। इन फॉर्मूले को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ एक बार के लिए। क्या आया हमारे पास, फॉर्मूला आया आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। अभी उसी फॉर्मूले से अपन बात करेंगे, आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो अपन आगे कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसी फॉर्मूले में अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि जो करंट है मेरे पास वो है वी डी ई एन ए, इसी फॉर्मूले में अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो क्या थी सर, वो थी ई वी एम एल इंटू टॉ एवरेज। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देना है अपन, तो क्या आएगा सर, आएगा ई वी एम एल टॉ ई एन ए। ठीक है, यहां से अगर मैं क्या निकालना चाहूं, यहां से मैं करता हूं ऐसा कि मैं वेलोसिटी निकाल या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, और एक इस पे ध्यान देना, जो रिजल्ट आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो v इधर आ गया तो सब चीजें इधर आ जाएंगी, तो एम एल, बाकी सब चीजें मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएंगी। क्या आएगा, ई स्क्वायर टॉ एन ए और आई। इस फॉर्मूले को ढंग से देखिए, इस फॉर्मूले को ढंग से देखिए। यहां पर क्या क्या चीजें क्या क्या है वो यहां पे लिख देता हूं मैं। यहां की अगर बात करें तो एम क्या है सर, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी किसका है, कंडक्टर का है। इसके बाद अपन बात करते हैं ई की। ठीक है, तो ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या क्या बच गया मेरे पास, एम हो गया, एल हो गया, ए हो गया, एन और टॉ बचे, है ना। एन की बात करें तो यह है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और लास्ट में बचता है टॉ एवरेज। ये क्या है सर, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। इसके अलावा कुछ बचता है तो वी है, वो वी हमें पता है क्या है सर, वी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। और आई क्या है सर,
इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज यहां पे देखिए, ये जो चीजें मैंने यहां पे लिखी है इन पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो मैं देखूंगा कि किसी भी कंडक्टर के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के लिए हमेशा सेम रहना है। ठीक है, अगर मेरे को कोई कंडक्टर दिया हुआ, मान लीजिए कोई कंडक्टर है मेरे पास या कॉपर की रॉड है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होगा सर, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मेरे को दिया हुआ है पीस है, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है सर, फिक्स्ड है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या है सर, फिक्स्ड है इसका। ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो भी क्या है सर, फिक्स्ड है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी सर फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम किसी कंडक्टर के लिए ये भी क्या चीज है, कांस्टेंट है। और रिलैक्सेशन टाइम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये जो वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या है सर, ये कांस्टेंट है फॉर अ गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर। पर यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर एक कंडीशन है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखें तो ये जो दो चीजें हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और जो रिलैक्सेशन टाइम है सर, ये दोनों चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। दोनों चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर कंडक्टर सेम हो और टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, अगर हम बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंसी की, तो अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर के सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर देता हूं, तो हमने जैसे बात करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर से एनर्जी गेन करेंगे और उनकी थर्मल वेलोसिटी उनके पास आ जाती है। अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जो आयन्स हैं वो ज्यादा आयनाइज होंगे, ज्यादा आयनाइज होंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी वॉल्यूम में घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। भाई जो एटम्स हैं वो आयनाइज होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर रिलीज करेंगे, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम है या जो फ्री डेंसिटी है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। दूसरी चीज आती है हमारा टॉ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आयन है या जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, तो वो ज्यादा स्पीड से टकराएगा, डिडुम ज्यादा तेजी से करेगा। जब ज्यादा तेजी से करेगा तो दो टक्कर के बीच में, ठीक है, दो कोलिजन्स के बीच में लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अगर यहां से देखें हम इस वैल्यू को कांस्टेंट माने तो जो v है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, I के। किसके आ रहा है, I के। और ये वो चीज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओम्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। वैसे तो ये बाद में आता है हमारे, पर अब क्योंकि यहाँ पे साथ में चल रहे हैं और ये कनेक्टिविटी है और समझना यहाँ पर थोड़ा इजी पड़ जाता है, इसलिए मैंने यहीं पर ले लिया कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ये होता है सर V इक्वल्स टू आई, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस में V पोटेंशियल लग रहा हो, क्या लग रहा हो, V पोटेंशियल लग रहा हो, तो उसमें से जो पास होने वाला करंट है वो क्या होता है, I होता है। क्या होता है, I होता है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ पढ़ा है। ठीक है, पहली डेफिनेशन ओम्स की यही थी जो हमने पढ़ी करंट में, कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस में V पोटेंशियल हो किसी कंडक्टर के अक्रॉस में, तो इसके अंदर जो करंट पास होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते थे, क्या लगाते थे, V इक्वल्स टू I R। तो अगर अभी यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में जो करंट को है वो स्मॉल आई लिया है। ठीक है, तो स्मॉल आई आर। तो यहाँ पर जो आर है ये और कुछ नहीं, ये वैल्यू है। अगर मैं आर की बात करूं तो आर जो हम फॉर्मूला पढ़ते थे रो एल बाई ए, मैच करके देखिए इस फॉर्मूले से। ठीक है, आर एल बाई ए। ठीक है, तो यह इस फॉर्मूले में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, एम ई स्क्वायर टॉ एन। और इनकी बात करें तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी। और हम ओम्स लॉ में
ये पहले ही डिफाइन करते हैं कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे और फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो रही हो तब ओम्स लॉ ये बोलता है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उसमें से पास होने वाला करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब कांस्टेंट हटाएं, मतलब जब प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। अब ये सब चीजों की अभी बात नहीं करेंगे, जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे हम बात करते जाएंगे इनकी और डिटेल में। ठीक है, कि ओम्स लॉ है, ये कैसे आया, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये वैल्यू कैसे इससे मिल रही है। ठीक है, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं अपन किस पे, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और चाहे तो अपन चलिए पहले एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि ये जो वैल्यू है ये कब आएगी, जब कांस्टेंट क्या हो, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तभी ये केस पॉसिबल है। ओम्स लॉ तभी पॉसिबल है जब कांस्टेंट क्या हो, टेम्परेचर हो, या टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, calculate the drift speed of the electrons when 1 ampere of current exists, when 1 ampere of current exists in a copper wire of cross section, in a copper wire of cross section 2 millimeter square, full stop. The number of free electrons in one centimeter cube of copper is 8.5 into 10 की पावर 22, is 8.5 into 10 की पावर 22। ये हमको प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक, क्या बोला गया, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें वी निकालना है। हमें करंट दिया हुआ है कितना, 1 एम्पियर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है, सॉरी, हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी दिए हुए हैं, दैट इज 8.5 into 10⁻22, और वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है उसकी अगर बात करें तो आई हमें गिवन है, दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, फाइंड क्या करना है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, ए की बात करें, तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है मुझे 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं वॉल्यूम के साथ। तो मैं यहां पर डायरेक्ट फ्री डेंसिटी की बात करूं तो वो दिया हुआ है मेरे पास, कितना दिया हुआ है सर, वो दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8.5 into 10 की पावर 22 अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास गिवन है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है वीडी का, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट इन द सेंस ऑफ दिस। क्या हो जाएगा सर फॉर्मूला, हमने पढ़ा था I इक्वल टू वीना होता है, I इक्वल टू वीना होता है, तो I आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा EN A, यहाँ से गया तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं I इक्वल टू EN A, वैल्यूज पुट कर देते हैं। I कितना दिया हुआ है सर, 1 एम्पियर दिया हुआ है। नीचे की बात करें E कितना है सर, E चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है सर, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। N की बात करें तो सर यहां से आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा 10 की पावर +6, तो मैं इसको मीटर में लिख देता हूँ 10 की पावर 6 मीटर क्यूब। हाँ, तो यहां से आ गया मेरे पास 8.5 into 10 की पावर 22 into 10 की पावर 6 मीटर क्यूब, और लास्ट में बचा मेरे पास
एरिया है ना, तो एरिया को भी अपन उसमें लिखेंगे मिलीमीटर से, गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने इसको, उससे मिलीमीटर से, ठीक है। तो मिलीमीटर से लाएंगे तो भी शायद यही वैल्यू आएगी, इंटू 2 × 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है, इनको सॉल्व करना है हमको। एक चीज जो मैंने शायद नहीं बताई थी, तो यहां पर कहीं पर भी स्टार लगा के लिख लीजिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर उसकी यूनिट की बात करें हम, उसकी यूनिट की बात करें, वीडी की यूनिट की बात करें अपन, ठीक है, तो वीडी की यूनिट हमेशा क्या होती है, मिलीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड में होती है। तो ये जो आंसर है, अभी तो मैंने इसको सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर फाइनल निकालना है, मैं नहीं निकाल रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। आंसर है 0.036, 0.036, 0.0, ठीक है। तो आंसर है 0.036 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। तो समझ में आओ किस तरीके से प्रॉब्लम हुई है। एक और प्रॉब्लम करते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया हुआ है मेरे को। अ करंट ऑफ 1.34 एम्पियर exists in a copper wire of cross section 1.0 millimeter square, assuming each copper atom contributes 1 free electron. Calculate the drift speed of the free electron in the wire, full stop. The density of Cu is, copper is 8990 kg per meter cube, and atomic mass equals to 63.50। ये हमको प्रॉब्लम गिवन है, ये प्रॉब्लम गिवन है। इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि सर यहां तक तो सबको सही था कि हमें दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 1.3 एम्पियर, ठीक है, वो किसी वायर में से पास हो रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन हमें दिया है, ठीक है, यहां तक तो सही था। इसके बाद हमने ये भी मान लिया कि सर कॉपर एटम है और वो हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। पर सर ये क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ कॉपर और एटॉमिक मास, इससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो यहां पर आपकी थोड़ी केमिस्ट्री आ गई है, आप देख भी पा रहे होंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बात करते हैं हम। अगर मैं बात करूं, मास निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो मास की बात करूं मैं, तो मास मेरे पास गिवन है, कितना गिवन है सर, ये गिवन है। कैसे निकालेंगे सर, देख लेते हैं मास को। तो मास क्या होता है, मास ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ अ 1 मिली, मेरे पास क्या था, हाँ, मेरे पास क्रॉस सेक्शन दिया था, उस क्रॉस सेक्शन को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 मिलीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब की बात करूं मैं, तो मास ऑफ 1 मीटर क्यूब कॉपर वायर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मास ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर की बात करें तो कितना आ जाएगा सर, डेंसिटी अपॉन मास, वॉल्यूम होती है
और वॉल्यूम मेरे को निकालनी है, सॉरी मास निकालनी, तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। तो डेंसिटी कितनी है सर 8990 और वॉल्यूम कितना 1, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा सर 8990 kg। ये मास आ गया मेरे पास, ठीक है। क्या बोला मैंने, मास ऑफ इतना 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर निकाला है मैंने यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे निकाला सर, ये मेरे को दिया था केजी मीटर क्यूब में, तो मैंने मीटर क्यूब से डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक कर दी, मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं इसको 1 से, तो मेरे पास 8990 kg आ जाएगा, ठीक है। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ग्राम में कितना होगा सर, केजी को ग्राम में करेंगे तो 1000 से, तो 88 आ जाएगा सर 8990 इंटू 10³ ग्राम्स। ये मेरे पास मास आ गया है, ठीक। ग्राम में क्यों, क्योंकि हमारा आंसर मिलीमीटर में आने वाला है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं अपना, नंबर ऑफ मोल्स की, क्योंकि एटॉमिक मास दिया है, डेंसिटी दी है, तो यहां से सिर्फ क्या पॉसिबल है सर, यहां से सिर्फ मोल्स निकाले जा सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं 1 मीटर क्यूब में, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मीटर क्यूब की बात करें तो सर क्या होता है सर, वो डेंसिटी अपॉन एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, डेंसिटी अपॉन एटॉमिक मास, है ना। डेंसिटी कितनी है मेरे पास 8990 और एटॉमिक मास कितना है 63.5। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी देख लेते हैं, ये ऊपर जाएगा डॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी लमसम 1.4 इंटू 10⁵, 1.4 इंटू 10⁵। ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स कितने होने वाले हैं मेरे पास 1 मीटर क्यूब में। अब मेरे से बोला गया कि हर वॉल्यूम या जो हर एटम है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि मुझे पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे सर, एवोगाड्रो नंबर से मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1.4 इंटू 10⁵ इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं, लमसम में ले रहे हैं हम 6 इंटू 10⁻23, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 इंटू 25 और ये कितने आ जाएंगे 10⁻28, 8.4 इंटू 10⁻28 मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले पे, मुझे क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वीडी निकालना है। और वीडी का फॉर्मूला भी हमने देखा था लास्ट में, क्या होता है I = NE/A। तो मेरे पास करंट है कितना है सर 1.34, एन की बात करें तो सर 8.4 इंटू 10⁻28, 8.4 इंटू 10⁻28। चलिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो सर वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और एरिया की बात करें तो सर एरिया मेरे पास गिवन है 1 मिलीमीटर क्यूब, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्ट, सॉल्व करके चेक कीजिएगा आप, आंसर आएगा 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, या यूं बोल दीजिए कि 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा किस तरीके से करता है, बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का, एक अच्छी वैरायटी है क्वेश्चन की है। रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बोला गया था मेरे से बोला गया था कि आपको करंट दिया हुआ है किसी कॉपर वायर में से, कॉपर वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर का, करंट है 1.34 एम्पियर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि कोई कंडक्टर है
जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, उसमें से करंट ही पास हो रहा है। मेरे से बोला गया है जो भी कंडक्टर है वो किसका बना हुआ है, कॉपर का, और वो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, वो क्या है कि पर एटम एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मेरे को, ठीक है, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मेरे से बोला कि ये फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंडीशन दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है कि मेरे को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए नहीं है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मैं निकाल नहीं सकता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पे बात करें अपन मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास से अपन ने क्या निकाल लिया था, यहाँ पर मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है ना, हाँ, यहाँ पर मास आएगा तो 10 की पावर 3, अब ये सही है, ठीक है। तो मास निकाला मैंने और फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाले मतलब उस वॉल्यूम में, तो कितना है 8890 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 63.5, तो इसकी वैल्यू आई, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1.44, ठीक है। मुझे पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, वो होते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, या बोल दीजिए नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। क्यों? क्योंकि एटम्स, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएंगे। फिर हमारे पास फॉर्मूला था इसे भी, उसमें वैल्यूज पुट कर दी और हमको क्या मिल गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई है। ये ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसमें आती है, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिट है मिलीमीटर पर सेकंड, तो मैंने आंसर मिलीमीटर पर सेकंड में लिख दिया है, ठीक है। तो ये पार्ट देख लेना है केमिस्ट्री का है, और उसके बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा फिजिक्स का है। तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।